Hi friends, welcome to my YouTube channel संजय अकेडमी। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट एनईपी 2020। आज हम लोग राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में पढ़ने वाले। देखिए फ्रेंड्स, जब से एनईपी लागू हुई है 2020 से, जब से ये आई है, तब से सीटेट में क्वेश्चन इससे रिलेटेड बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसको हमको पढ़ना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है। इससे 2-3 क्वेश्चन आपको मिलने ही है। तो आराम से चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। बहुत आराम से क्लास को देखिए। चलिए, मैं आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करने वाला हूँ। अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम। देखिए, 29 जुलाई 2020 एनईपी को कैबिनेट ने मंजूरी दी। मतलब सबसे पहले इसके ऊपर मोहर कब लगाई गई कैबिनेट के द्वारा? 29 जुलाई 2020 में। 1985 में जो थी, इससे पहले जो एजुकेशन मिनिस्ट्री इसका नाम था, शिक्षा मंत्रालय चलता था। लेकिन 1985 में राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे। इन्होंने इसका नाम बदलकर, शिक्षा मंत्रालय का नाम बदलकर मानव विकास संसाधन विकास मंत्रालय रख दिया था, जिसको हम कहते थे EHRD, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। लेकिन 2020 की एनईपी के द्वारा फिर EHRD, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मानव विकास संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर फिर क्या रख दिया गया है? एजुकेशन मिनिस्ट्री, शिक्षा मंत्रालय। तो कुल मिला के आपको ये याद रखना है, इस समय शिक्षा मंत्रालय है, शिक्षा मंत्री है। ठीक है। जून 2017 में के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में एनईपी के लिए कमेटी गठित की गई। एनईपी को बनाने के लिए जून 2017 में एक कमेटी बनाई गई थी, जिसके जो अध्यक्ष थे वो इसरो के पूर्व चेयरमैन थे के कस्तूरी रंगन। अब हम अपने देखते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट काम की बात। ये तो थी फैक्चुअल नॉलेज। देखिए, एनईपी ने क्या क्या कहा है किस सब्जेक्ट के लिए। एनईपी ऑन स्कूल एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन पर इसने क्या कहा, और सबसे ज़्यादा हमारा काम इससे ही पढ़ने वाला है, क्योंकि सीटेट जो हमारा 2 ही लेवल पर तो होता है, प्राइमरी और जूनियर। ठीक है, टीजीटी लेवल तक, तब हमको यहीं तक कवर करना है। एनईपी का उद्देश्य, क्या उद्देश्य है इसका? रटने को दूर करने की आवश्यकता। सबसे पहले रटने को हटाओ, जो कि बात हमने एनसीए में भी पढ़ी थी। परीक्षाओं में लचीलापन, ठीक है, बहुत ज़्यादा रिजिडिटी नहीं रखनी है। परीक्षाओं को समय के अनुसार और व्यक्ति के अनुसार हमको बदल देना है, उसमें थोड़ा हेर फेर कर सकते हैं। पाठ्य पुस्तकों पर अधिक निर्भरता को हतोत्साहित, ठीक है, बहुत ज़्यादा बुक सेंटर्ड हमको पढ़ाई नहीं करनी है। बच्चों का समग्र विकास करना, हमें बच्चों का इस क्या करना है? होलिस्टिक डेवलपमेंट। ठीक है, एचडी करना है। एचडी का मतलब होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, बच्चों का समग्र विकास। अब सामान्य सुधार कौन कौन से हुए हैं एनईपी 2020 के आधार पर किए जाएंगे? देखिए, 2030 तक 2030 तक सकल नामांकन अनुपात, ये आता है क्वेश्चन, ग्रास एनरोलमेंट रेशियो, GER कराना। मतलब सभी बच्चों का नामांकन कराना स्कूल में कब तक? 2030 तक। प्री स्कूल से माध्यमिक स्तर तक शिक्षा का सार्वभौमिकरण कराना। जो प्री स्कूल है उससे लेके जूनियर तक ऐसा कोई भी ना छूटे जो पढ़ने से छूट जाए, सभी को कुल मिला के हमको शिक्षा में शामिल करना है। ओपन स्कूलिंग सिस्टम के माध्यम से लगभग 2 करोड़ स्कूली बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा में वापस लाना है। जो लोग ड्रॉप आउट कर चुके हैं, जो लोग पढ़ाई को छोड़ चुके हैं, हमको उनको दोबारा से लाना है। लगभग कितने लोगों को? 2 करोड़ लोगों को। किसके माध्यम से? ओपन स्कूलिंग के माध्यम से। अब ये है अपने काम की मेन चीज। इससे पहले जो था वो क्या था? 10+2 प्रणाली चलती थी, मतलब 10 साल की स्कूलिंग और उसके बाद 2 और, जिसमें हम 12th पास कर जाते थे। लेकिन अब इस स्ट्रक्चर को चेंज कर दिया गया है। इस प्रणाली को 3 to 8, 8 to 11, 11 to 14, 14 to 18 आयु वर्ग के अनुरूप 5+3, 3+4 में बदला गया है। देखिए, नए जो पैडागोजिकल स्ट्रक्चर जो आया, पहला जो था 10+2, अब इसकी जगह पर हो गया 5+3+3+4। अब इसको डिटेल में अभी समझते हैं। ठीक है, डिटेल में पढ़ेंगे अभी इसको। अब देखिए, 10+2+3
10 10 साल की स्कूलिंग, 2 साल की और, इससे हम इंटर पास हो गए। 3 इयर्स की ग्रेजुएशन, ये था पूरा फार्मूला। 10+2+3 प्रणाली को सबसे पहले किसने दिया था? कोठारी आयोग ने दिया था, जिसके अध्यक्ष थे DS कोठारी, दौलत सिंह कोठारी, जो आयोग 1964-1966 में बना था। अब जिस चीज को समझिए आराम से, यहाँ से क्वेश्चन बहुत निकलते हैं। ये क्या है? 5+3+3+4 क्या है, क्या मतलब? देखिए पहले तो 5 का मतलब क्या? 5 का मतलब है 5 साल, ठीक है। 5 3 3+4 के मतलब है 5 साल, 3 3 साल और 4 साल। किसके लिए? देखिए पहले जो नियम था कि पहले जो स्कूलों में जो एडमिशन मिलता था बच्चों से, 6 साल से कम उम्र के बच्चों को स्कूल में एडमिशन नहीं दिया जाता था। वो प्राइमरी स्कूल में तो कान पकड़वा के देखते थे, कि जो कान पकड़ लेता था कहते थे अब तुम 6 साल के हो गए, अब तुमको हम एडमिशन दे देंगे। तो इससे होता क्या था कि जो 3 साल से लेके 6 साल तक के जो आयु वर्ग के बच्चे थे, ठीक है, यहाँ पर मेंशन भी है, 3 से 6 साल के जो बच्चे थे वो शिक्षा से वंचित रह जाते थे, वो छूट जाते थे। जबकि NEP 2020 के पेज नंबर 2 पर लिखा है कि जो बच्चों का डेवलपमेंट होता है, जो मेंटल डेवलपमेंट होता है, लगभग 85% वो जो है लगभग 5 साल की उम्र तक बच्चों का विकास हो जाता है, और ये 3 से 6 साल तक के बच्चे ऐसे ही छूट जाते। तो इसको देखते हुए इन बच्चों को भी शामिल कर लिया गया है। अब 3 to 8 ये यहाँ पर एज है, ठीक है, ये आपको जो है ये एज लिखी हुई है और ये क्लास लिखे हुए हैं। अब देखिए बच्चा स्कूल में तैयार चाहिए 3 साल का, 3 साल से पहले घर पर रहे, अपने दूध दूध पिए मम्मी का, ठीक है, मजबूत हो जाए, थोड़ा अच्छा हष्ट पुष्ट हो जाए, फिर उसको हम स्कूल में एडमिशन दे देंगे। अब क्या उसको 3 साल के बच्चे को हम पढ़ाना स्टार्ट अभी कर देंगे फॉर्मल रूप से? नहीं, अभी नहीं। अभी हम उसको 3 साल की आंगनवाड़ी कराएंगे। जो 5 हैं, 5 को भी ऐसे तोड़ा गया है, 2+3, 5 का मतलब 2+3, 3 साल आंगनवाड़ी करवाएंगे, ठीक है, बाल वाटिका में रखेंगे। इसके बाद 2 साल हम क्या करवाएंगे? देखिए आंगनवाड़ी कितने साल की हो गई? 3 साल की। अब बचे 2, तो 2 साल में हम कक्षा 1 कक्षा 2 बच्चे को पास करवाएंगे। तो ये तो हमारे 5 साल का मतलब हो गया। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे। अब ऐसे ट्रिक बना लीजिए, ध्यान रखना। बच्चा अब हमारा 3 साल का घर से लेके आए थे, 5 साल हमने इसको स्कूल में रख लिया, 5 और 3 कितने हो गए? 8। अब बच्चा 8 साल का यहाँ पर हो गया। अब 8 साल के बच्चे को हम यहाँ ले आए। अब 8 साल के बच्चे को हम क्लास 3rd पढ़ाएंगे, क्लास 4th पढ़ाएंगे, क्लास 5th पढ़ाएंगे, 3 क्लासें हम उसको और पढ़ाएंगे। तब 8 साल का बच्चा था, 8 में 3 और जोड़ लो, कितने हो गए? 11 साल। अब बच्चा कितने साल का हो जाएगा जब तक 5वां पास करेगा? 11 साल का बच्चा हो जाएगा। अब हम यहाँ पर नहीं रुके, अब हमने बच्चे को प्राइमरी तक पढ़ा दिया, पास हो गया। अब बच्चा आ जाएगा जूनियर में। अब बच्चा 11 साल का हो गया, 11 साल का बच्चा यहाँ आया, मैंने उसको जूनियर में एडमिशन दिया, मैंने 3 क्लासें उसको पढ़वाई, 6th 7th 8th। अब बच्चा 11 और 3 14, ऐसे जोड़ लीजिए, इतना ही उत्तर आएगा। ऐसे इनको जोड़ो ऐसे। देखिए एक बार समझ लो, बहुत ही इजी है, इससे क्वेश्चन बहुत बनते हैं। जैसे 3 है, 3 में 5 जोड़ो, 8, 8 और 3 11, 11 और 3 12, 12 14, 14 प्लस 4 18। आ गया उत्तर, ऐसे जोड़ते चलना। अब 11 साल का बच्चा था, जब तक वो 8वां पास करेगा, जूनियर मिडिल पास करेगा, तब तक वो हो जाएगा 14 साल का। अब 14 साल के बच्चे को हम लेके आए क्लास 9th में, 4 साल में मैंने उसको पढ़ाया, 14 और 4 18, 18 साल का बच्चा हो गया और क्लास 12 को पास कर गया। तब कब एंट्री मारी थी बच्चे ने? आंगनबाड़ी से, जब वो 3 साल का था। और कब वो निकला? 12 साल का। तब 12 साल की तो स्कूलिंग हो गई, और 2 साल उसने, और 3 साल उसने आंगनबाड़ी की। 12 3 15। अब इनको जोड़ो, इनका जोड़ 15 ही आना चाहिए। 3 3 6, ठीक है, 6 4 10, 10 5 15। समझ गए? समझ गए हो गए। 3 साल का बच्चा लेके आए, 12 साल उसको स्कूलिंग करा दी,
3 और 12, 12 3 15, इन सबको जोड़ो 15 ही आएगा जोड़। 5 और 3 8, 8 से 11, 11, 11 4 15। ठीक है, चलिए ध्यान रखना, बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे। अब आते हैं हम, देखिए जो अभी बात हम बता रहे थे, प्री प्राइमरी स्कूल एजुकेशन 3 to 6 ईयर, 3 साल के बच्चों, 3 से 6 साल के जो बच्चे होते हैं जो उनको शिक्षा दी जाती है उसको प्री प्राइमरी कहते हैं, जिसमें आंगनबाड़ी और बाल वाटिका आती है। बाल वाटिका का हो या आंगनबाड़ी का हो, ये नाम रखने के तरीके हैं, मतलब एक ही है। ECC मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसकी फुल फॉर्म अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के तहत पूर्व से वंचित, हमने कहा था पूर्व से वंचित 3 से 6 साल के बच्चों को शिक्षा दी जाएगी। आपने देखा होगा जो गांव में होता है, जो छोटे बच्चे होते हैं लगभग 6 साल तक के, उनको सतुआ मिलते हैं, दलिया के पैकेट मिलते हैं। देखिए मैं पर्सनल एग्जाम्पल दूँ, मेरा भतीजा है अभी छोटा, उसको सतुआ भी मिलते हैं, ठीक है, और दलिया के भी पैकेट मिलते हैं, दाल भी मिलती है, घी भी मिलता है, तेल भी मिलता है। किसके तहत? ECC के तहत। अब जब वो हो जाएगा 6 साल का तभी ये सब उसका बंद कर दिया जाएगा और उस सरकार के अनुसार अब वो फर्स्ट क्लास में पढ़ने के योग्य हो गया। तो ये चीज़ दी जाती है कि बच्चों को हम पौष्टिक आहार इस समय में उपलब्ध कराएं, जिससे बच्चे मानसिक रूप से, शारीरिक तौर से मजबूत हो जाएं, सीखने के लिए सक्षम हो जाएं। क्योंकि बच्चों का जो है 85% जो विकास होता है, 85% जो विकास होता है वो 5 साल से तक हो जाता है, इसलिए ऐसा किया जाता है। ठीक है, मानसिक क्षमताओं के विकास के लिए महत्वपूर्ण चरण के रूप में माना गया है। 3 से 6 वर्ष की आयु तक आंगनबाड़ी, 12 साल की स्कूली शिक्षा होगी, 12 + 3, 12 3 15, ऐसे लिख लो 5 + 3 + 3 + 3 + 4। ठीक है, 6 3 3 6 4 10 10 5 15 आया बराबर। अब NEP ऑन प्राइमरी एजुकेशन, अभी तक तो हम प्री प्राइमरी की बात कर रहे थे, प्राइमरी एजुकेशन के ऊपर क्या कहा है NEP ने। इसके लिए 2 प्रोग्राम लॉन्च किए गए हैं, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, FLN। अब FLN क्या है, इसको फुल फॉर्म आई है और इसका लक्ष्य पूछा गया है CTET में कि कब तक इसका लक्ष्य है। इसकी फुल फॉर्म है मूलभूत साक्षरता व संख्यात्मकता पर जोर देती है, इतनी फुल फॉर्म है, मूलभूत साक्षरता एवं संख्यात्मकता, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। कब तक? सभी राज्य 2025 तक, कब तक? 2025 तक। कौन क्लास तक? ग्रेड 3 तक, मतलब क्लास 3 तक के सभी विद्यार्थियों को आधारभूत साक्षरता, नाम पर जाओ, फाउंडेशनल लिटरेसी, आधारभूत साक्षरता का मतलब छोटे छोटे बाकी बच्चे पढ़ने लगे और समझने लगे और लिखने लगे, छोटी छोटी बातें। और न्यूमेरेसी मतलब सामान्य जोड़ है, घटाना है, बच्चों को आ जाए। जैसे कोई अगर वो दुकान पर गए, तब मान लीजिए उन्होंने 50 रुपये लेके गए और 20 रुपये की सौदा ली, ठीक है, तो कितने रुपए उनको वापस मिलने चाहिए, इसका वो हिसाब लगा ले कि 20 की हमने चीज़ परचेज कर ली, तो हमारे 30 रुपये जो है शॉपकीपर पर अभी बचे हुए हैं। तो इतना सिंपल मैथ आने लगे। कब तक? क्लास 3 के अंत तक। कब तक? 2025 तक सभी को लक्ष्य दिया गया। इस समय अगर आपका कोई परिचित होगा तो पूछना, सभी स्कूलों में निपुण भारत मिशन और FLN को चलाया जा रहा है इसी के तहत। ठीक है, अब हम आगे करते हैं। FLN को निपुण भारत मिशन के अंतर्गत लागू किया गया है। निपुण भारत मिशन के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई है 5-6 मिनट की, उसको जाके देख लेना सभी लोग। डिटेल में इसके बारे में बताया है मैंने कि निपुण क्या है और FLN क्या है, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। FLN को निपुण, निपुण कहो या निपुण कहो, मतलब एक ही है, भारत मिशन के अंतर्गत लागू किया गया है, जिसका उद्देश्य कक्षा 3 के अंत तक के बालक अर्थ के साथ सरल वाक्यों को, क्या करने लगे? सरल वाक्यों को, वाक्य को पढ़ने व बुनियादी गणित की समस्याओं को हल करने की बच्चों की क्षमताओं का विकास हो जाए। कब तक? क्लास 3 के अंत तक।
ठीक है। तब एफएलएन को निपुण भारत मिशन के अंतर्गत ही रखा गया है। निपुण की फुल फॉर्म होती है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी। आप इन निपुण मिशन भारत वाला जो वीडियो को देख लीजिएगा। आवश्यक सीखने क्या क्या चर्चा की गई है। आवश्यक सीखने, महत्वपूर्ण सोच को बढ़ाने व अनुभवों के द्वारा अधिक सीखने पर ध्यान देने के लिए सिलेबस को कम किया जाए। ये नीति 2020 जब से लागू की है तब से सीबीएसई ने और सभी बोर्ड वाले जो है, चाहे वो हमारा यूपी बोर्ड हो, ठीक है, अलावा सभी ने सिलेबस को कम कर दिया है। ठीक है। विद्यालय में विषय के चयन की छूट व लचीलेपन में वृद्धि की गई। लचीलापन देखिए, समझ लीजिए, लचीलापन का मतलब होता है एक से अधिक आवश्यक जो है आपको छूट देना। जैसे भाई बीएससी पहले होती थी तो या तो पीसीएम से होती थी, ठीक है, जैसे इंटर ही है पीसीएम से होता है और जेडबीसी से होता है, जेडबीसी से होता है, ठीक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ इधर होती, जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, जेडबीसी से बीएससी होती थी। अब ऐसा नहीं है। अब जैसे इंटर में अगर मैं हूँ तो मुझे पीसीएम लेने की कोई ज़रूरत नहीं। मेरी इच्छा है फिजिक्स पढ़ने की, मैं फिजिक्स पढ़ रहा हूँ, साथ में मैंने हिस्ट्री भी ले ली, ठीक है। मुझे हिस्ट्री भी मिल सकती है, मुझे इकोनॉमी भी मिल सकती है, मुझे पॉलिटिकल साइंस भी मिल सकती है, और मैं केमिस्ट्री भी पढ़ सकता हूँ। तो ये कम्बिनेशन है, इसे ही कहते हैं लचीलापन, मतलब एक से अधिक अवसर उपलब्ध करवाना। इसमें बीएससी में बच्चे आपने देखा एक माइनर सब्जेक्ट के रूप में चल रहा है, वो ही होता है। आ जाइए, ये नीति 2020 के अनुसार भाषा शिक्षण। अब भाषा शिक्षण कैसा होना चाहिए नीति 2020 के अनुसार? कम से कम ग्रेड 5 तक, सीधे क्वेश्चन पूछा गया थी टेट में, कक्षा 5 तक शिक्षण कार्य मातृभाषा या स्थानीय भाषा में किया जाएगा। बिल्कुल, इसके लिए कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। छात्रों के लिए एक विकल्प के रूप में स्कूल और उच्च शिक्षा के सभी स्तरों पर संस्कृत की पेशकश की जाएगी। संस्कृत को जैसे जो ऑप्शनल रखा जाएगा। इसमें त्रिभाषा फार्मूला भी शामिल है। तो डिटेल में अगर पढ़ना चाह रहे हैं तो 8 मिनट का वीडियो है जिसे, ठीक है, सभी लोग उसमें डिटेल में मैंने बताया कि त्रिभाषा फार्मूला क्या होता है। अगर आपने देख लिया तो कोई बात नहीं। त्रिभाषा सूत्र की आवश्यकता, क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या आवश्यकता पड़ेगी जो त्रिभाषा सूत्र हमको लाना पड़ा, इसकी आवश्यकता देख लीजिए। आप देखिए, जानते हैं कि जो हमारा देश है इंडिया, वो बहुत ज़्यादा डाइवर्स है। यहाँ पर मल्टी कल्चर है, ठीक है, मल्टीलिंगुअल है, बहुत सी भाषाएं बोली जाती हैं, बहुत सी इसकी संस्कृतियाँ हैं अलग अलग। इसीलिए सबको सीखने का मौका देने के लिए भाषा सिखाना बच्चों के संज्ञानात्मक विकास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसका प्राथमिक उद्देश्य बहुभाषिकता व राष्ट्रीय सद्भावना को बढ़ाना है। इसलिए अलग अलग भाषाओं को सिखाने की बात कही जा रही, जिससे हमारा जो है कल्चरल यूनिफिकेशन हो जाए। जैसे ऐसा ना हो कि मैं उत्तर प्रदेश में अगर रहता हूँ, अगर मैं तमिलनाडु जाऊँ, ठीक है, तब तमिलनाडु वाले हमसे जो है घृणा करें कि तुम्हारी मातृभाषा हिंदी है, तुम्हारी संस्कृति ये है, या तमिलनाडु वाले मेरे यहाँ आए तो मैं उनके साथ कोई मिसबिहेव करूँ। तो ऐसा ना हो, सभी लोग मिलजुल कर रहें, एक रहें, इसलिए ऐसा किया जा रहा है। जैसे मान लीजिए मेरा कंट्री है इंडिया, ये मेरी कंट्री इंडिया, इसमें तमिल वाले भी हैं, तेलुगु वाले हैं, ठीक है, हिंदी वाले भी हैं, मराठी वाले भी है, बोडो वाले भी है, डोंगरी वाले भी है, तो सभी लोग मिलजुल कर रहे। इसे त्रिभाषा सूत्र से हिंदी भाषी व गैर हिंदी भाषी, देखिए ये लिखा है, सभी भाषी राज्यों के मध्य अंतर को कम करना। मैंने कहा था जैसे हिंदी भाषी कौन है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, राजस्थान है, हिमाचल प्रदेश है हमारा, ठीक है, और गैर हिंदी भाषी हैं जो हिंदी भाषी नहीं है, जैसे है तमिलनाडु है, केरल है, असम है, वो नेपाल का नाम याद आ रहा है, वो नागालैंड है, मणिपुर है, अरुणाचल प्रदेश है, ये गैर हिंदी भाषी है जहाँ पर हिंदी ना बोली जाती हो।
भारतीय सांकेतिक भाषा, इसमें क्या कहा गया है, इंडियन साइन लैंग्वेज, इसको शॉर्ट में ISL, इसकी फुल फॉर्म पूछी गई थी कि ISL स्टैंड्स फॉर अकॉर्डिंग टू NEP 2020, मतलब NEP 2020 के अनुसार ISL का मतलब क्या है। ISL का मतलब है इंडियन साइन लैंग्वेज, भारतीय सांकेतिक भाषा को पूरे देश में मान्यता दी जाएगी, जिसका उपयोग श्रवण बाधित, जो लोग सुनने में जिनको प्रॉब्लम है, हियरिंग इम्पेयरमेंट द्वारा किया जाएगा। समावेशी शिक्षा को 1974 में भारत में लागू किया गया था। ये इम्पोर्टेंट नोट्स है, एक पॉइंट है, ध्यान रखना। भारत में जो इंक्लूसिव एजुकेशन है उसको 1974 में लाया गया था। अब आगे देखते हैं NEP से संबंधित। ये NEP 2020 यह सुनिश्चित करती है कि कोई भी बच्चा, पकड़ लीजिए यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, कोई भी बच्चा जन्म या परिस्थिति के कारण शिक्षा को प्राप्त करने का अवसर ना खोए। ऐसा ना हो कोई बच्चा इसलिए ना पढ़ पाए कि उसमें कोई शारीरिक विकार है, ठीक है, या वो गरीब परिवार में जन्मा है, उसकी परिस्थिति ऐसी है, बेचारा रेग पिकर का बच्चा है, कूड़ा बीनने वाला है, गरीब परिवार का बच्चा, तो ना तो जन्मजात के कारण ना ही परिस्थिति के कारण कोई भी बच्चा शिक्षा से ना छूटे। सबका साथ सबका विकास। विकलांग, देखिए डिसेबल्ड बच्चों को आधारभूत स्तर प्राइमरी से उच्च शिक्षा तक नियमित स्कूली शिक्षा प्रक्रिया में पूर्ण रूप से भाग लेने के लिए सक्षम बनाया जाएगा। मतलब डिसेबल्ड जो है उनको भी हमको एबल्ड बनाना, योग्य बनाना है। अब आकलन से संबंधित क्या क्या कहा इसने, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आकलन की बात की जा रही है NEP 2020 के अनुसार। देखिए NEP ने कहा है कि जो हम आकलन करते हैं इसके लिए एक क्या तैयार किया जाएगा, एक HPC तैयार किया जाएगा, होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड, जिस पर बच्चे की जो है सभी मूल्यांकन गतिविधियां लिखी गई होगी। नए शैक्षिक मूल्यांकन सुधारों में समग्र प्रगति कार्ड, होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड, जिसको HPC कहते हैं, इसकी फुल फॉर्म आ जाए तो याद रखना, ठीक है, HPC बनाया जाएगा, जिसमें छात्रों के परिणामों की निगरानी की जाएगी। अब 360 मूल्यांकन क्या है, इसको पूछा गया है IGTG। NEP 2020 के अनुसार व्हाट इज 360 इवेल्युएशन, 360 मूल्यांकन क्या है। देखिए सर्किल जो होता है, सर्किल वृत्त, ये सर्किल है, ये कितने एंगल का है सभी जानते होंगे, 360 एंगल का, मतलब पूरा, कुछ छुटा तो नहीं है, नहीं छुटा है, तो कितने एंगल का है, 360 एंगल का। इसी चीज को आधार रखना, बच्चे का समग्र विकास करना, समग्र मूल्यांकन करना, कुछ भी छूटे ना, चाहे वो शारीरिक विकास हो, मानसिक विकास हो, फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, कोग्निटिव डेवलपमेंट, इथिकल डेवलपमेंट, सोसाइटल डेवलपमेंट, सभी प्रकार के डेवलपमेंट इसमें शामिल हो गए। इसमें प्रत्येक, अब पूछा जाए क्या क्या शामिल है, इसमें प्रत्येक छात्र के संज्ञानात्मक मतलब मानसिक विकास, भावनात्मक व क्रियात्मक पक्षों के विकास का बारीकी से विश्लेषण किया जाएगा। इसमें विद्यार्थी की विशिष्ट क्षमताओं को शामिल किया जाएगा। इसमें और क्या क्या शामिल होगा, स्वयं मूल्यांकन, सेल्फ इवेल्युएशन, सहपाठी मूल्यांकन, पीयर इवेल्युएशन, प्रोजेक्ट कार्य, खोज आधारित अध्ययन, प्रश्न, क्विज, रोल प्ले, ये सभी चीजें आ जाएंगी। और क्या क्या आ जाएगा, समूह कार्य, ग्रुप वर्क, पोर्टफोलियो आदि शिक्षा, और फिर इसके साथ ही साथ शिक्षक मूल्यांकन, इस इतना मूल्यांकन इसमें शामिल होगा। देखिए मैंने बताया इसमें कुछ छुटा तो नहीं है, कुछ नहीं छुटा, तो इसीलिए इसको कहते हैं 360 मूल्यांकन। सभी प्रकार का मूल्यांकन बच्चों का किया जाएगा। आगे देखते हैं। अब NEP ने क्या क्या कहा, मोस्ट इम्पोर्टेंट, सभी सब्जेक्ट में ये वर्ड आपने देखा होगा। देखिए जो NEP है वो सभी सब्जेक्ट के लिए है। NEP 2020 ने दो प्रकार के मूल्यांकन की बात की है, एक तो ऊपर था 360, अब जो मूल्यांकन की प्रक्रिया है वो दो प्रक्रियाएं बताई हैं इसने, एक योगात्मक मूल्यांकन, दूसरा रचनात्मक मूल्यांकन। योगात्मक का मतलब होता है समेटिव असेसमेंट और रचनात्मक का मतलब होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव वाले को जो है
एफ लिखते हैं शॉर्ट में, और समग्र वाले को एस लिखते हैं। समेटिव असेसमेंट में बदलाव की सिफारिश की है। हमको जस्ट 1 मिनट, समेटिव असेसमेंट जो है इससे फॉर्मेटिव असेसमेंट या फिर मतलब समग्र मूल्यांकन से हमको रचनात्मक मूल्यांकन की ओर शिफ्ट करना है, बदलाव करना है, चेंज करना, ऐसा एनईपी ने कहा है। मूल्यांकन अधिक योग्यता आधारित होगा जो सीखने व विकास को बढ़ावा दे तथा विश्लेषण, महत्वपूर्ण सोच और वैचारिक स्पष्टता जैसे उच्च क्रम कौशल का परीक्षण करना। इसलिए फॉर्मेटिव असेसमेंट को बढ़ावा देने की बात एनईपी करती है। अब ये होता क्या है फॉर्मेटिव असेसमेंट? देखिए, फॉर्मेटिव असेसमेंट जो होता है वो क्लासरूम के दौरान चलता है, शिक्षण के दौरान चलता है, मतलब सीखने की प्रक्रिया के साथ साथ चलता है। जब ये होता है, ये समग्र मूल्यांकन है। वार्षिक परीक्षा जैसे हमारी केवल एक बार हो गई, बस दैट्स ऑल, पास तो पास, फेल तो फेल, कोई फीडबैक नहीं। जबकि फॉर्मेटिव असेसमेंट में क्या होता है, जो आपके क्लास टेस्ट हैं, यूनिट टेस्ट हैं, ये सभी प्रकार के टेस्ट हैं, ये लिए जाते हैं और आपको इनसे संबंधित फीडबैक दी जाती है कि अभी आपकी सीखने में कहाँ पर कमी रह गई है। इसलिए फॉर्मेटिव असेसमेंट अच्छा होता है। जो आपका सीटेट होने वाला है वो किसका मूल्यांकन करेगा? वो आपके समग्र मूल्यांकन करेगा, समेटिव असेसमेंट होगा। ठीक है, सीटेट जो भी है आपका सीटेट जो है, ठीक है, ये समग्र मूल्य। तो इसको हमको बढ़ावा नहीं देना, हमको बढ़ावा किसको देना है? फॉर्मेटिव असेसमेंट। कभी भी कोई सब्जेक्ट में बात की जा रही है जो फॉर्मेटिव असेसमेंट की, वो सही होगा। एक नया राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र, भाई ये एक संस्थान बनाया जाएगा जिसका नाम है परख। इसकी फुल फॉर्म पूछी गई है कि परख क्या है। परख, परख नाम से एक बुक भी चलती है, ठीक है, परख इंग्लिश में इसको कहते हैं। इसकी फुल फॉर्म देख लीजिए, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। हिंदी में क्या कहते हैं? प्रदर्शन मूल्यांकन, मतलब प्रदर्शन का मूल्यांकन करना, परफॉर्मेंस का असेसमेंट करना, समीक्षा व समग्र विकास के लिए ज्ञान का विश्लेषण। परफॉर्मेंस असेसमेंट 2-3 बार इसको बोलना, याद हो जाएगी, लिख कर देख लेना। को एक मानक सेटिंग, ठीक है, स्टैंडर्ड सेटिंग निकाय के रूप में स्थापित किया जाएगा। तो परख, परख क्या है? परख एक राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र है। इसकी फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। आगे चलते हैं। अब वोकेशनल एजुकेशन पर क्या कहा इसने, एनईपी ने? वोकेशनल एजुकेशन को कक्षा 6 से विद्यालय में शुरू होगी। इसमें इंटर्नशिप भी शामिल होगी आपकी, और एनसीईआरटी द्वारा 2025 तक एक नया व्यापक एनसीएफएसई 2020-21 को विकसित किया जाएगा। ये आ चुका है, ठीक है, लॉन्च हो चुका है, बन चुका है। अभी इसको सीटेट ने एक्सेप्ट नहीं किया, सीटेट में भी इस पर क्वेश्चन नहीं आते हैं फिलहाल। अगले वाला ही चाहे सीटेट हो उसमें इसको मान लिया जाएगा, इससे क्वेश्चन आने लगे। एनसीएफएसई 2020-2021, जैसे इसमें हम लोग एनसीएफ 2005 पढ़ रहे हैं, अब उसको रिप्लेस करेगा कौन? जी, एनसीएफएसई, एनसीएफ नेशनल क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन। एनईपी ऑन हायर एजुकेशन, इसके बारे में हमको बहुत कम पढ़ना है क्योंकि हमारा तो जो वास्ता है वो जूनियर तक ही पढ़ना है, बस इतना ही पढ़ना है। तो इस क्लास को कंप्लीट करते हैं। एनईपी ऑन हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रम के विषयों का लचीलापन। अब लचीलापन का मतलब समझ गए, अगर आप जियोग्राफी पढ़ रहे हैं तो आप आराम से फिजिक्स भी पढ़ सकते हैं, साथ साथ में केमिस्ट्री के साथ आप इकोनॉमी भी पढ़ सकते हैं। कुल मिला के सब्जेक्ट की बाउंडेशन है इसको ख़त्म कर देना, आपके लिए अवसर प्रोवाइड कराना, लचीलापन होगा। एवं उच्च शिक्षा में जीईआर सफल नामांकन अनुपात 2035 तक, ठीक है, 2035 तक 50% तक बढ़ाया जाएगा। इसमें उच्च शिक्षा में
उच्च शिक्षा में 3.5 करोड़ सीटें जोड़ने की बात कही जा रही है। और एमफिल जो कोर्स पहले चलता था अब उसको बंद कर दिया गया है। जैसा आप जानते हैं एनईपी 2020 के अनुसार अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए निम्नलिखित में से किस कोर्स को एनईपी 2020 के द्वारा बंद कर दिया गया, तो वो है आपका एमफिल मास्टर ऑफ फिलॉसफी। शिक्षा क्षेत्र में सार्वजनिक निवेश को जल्द से जल्द जीडीपी के 6% खर्च करने के लिए केंद्र व राज्य सरकार काम करेंगे। देखिए जो जीडीपी हमारी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, जो हमारा इकोनॉमी से रिलेटेड है, सरकार उसका 6% शिक्षा पर खर्च करेगी। अभी कितना करती है? केवल 1% करेगी। कितना? 6%। ऐसा इसने लक्ष्य रखा है। ये नीति 2020 को लागू करना सभी राज्यों के लिए बाध्यकारी नहीं है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। अब राज्यों के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा राज्य इसको लागू करता है, कौन सा नहीं करता। जैसे मान लीजिए कोई राज्य कहते हैं, भाई उत्तर प्रदेश कहते हैं कि मैं नीति 2020 को लागू नहीं करूँगा, तब सेंटर इस पर कोई भी फोर्स नहीं बना सकता कि आपको करना ही है। तो ये राज्यों के लिए जो स्वैच्छिक है, ना कि बाध्यकारी है। चलिए अपनी क्लास को यहीं पर कंप्लीट करते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अगर सब्सक्राइब ना किया है क्लास को शेयर कर दें और लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल।